नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो अब बस चुनाव प्रचार के महज कुछ ही दिन रह गए हैं, या यूं कहें कि अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आएंगे, अपना आखिरी दम लगाते हुए नजर आएंगे। जिन सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होना है और उन सीटों में कई महत्वपूर्ण सीट है, कई हाई प्रोफाइल सीट है और कई सीटों पर नाक पर प्रतिष्ठा है, या यूं कह सकते हैं प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसी भी कई हॉट सीटें हैं। तो उन 43 सीटों में तमाम सीटों पर लगातार आपको हम बताते रहे कि स्थिति क्या है, कौन यहां भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या समीकरण किसके फेवर में रहे हैं और इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे, कुछ प्रमंडल को उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पलामू प्रमंडल की, कोल्हान प्रमंडल की और उसके अलावा दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर की तमाम सीटों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह का मुकाबला है। तो शुरुआत करते हैं पलामू प्रमंडल की अहम सीट से और ये सीट डाल्टनगंज की सीट है। डाल्टनगंज की सीट क्यों दिलचस्प है, देखिए जो 3 नाम आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने आलोक चौरसिया पर भरोसा जताया, तो कांग्रेस से फिर के त्रिपाठी हैं। तो वहीं इस बार इंदर सिंह नामधारी के बेटे दिलीप सिंह नामधारी भी चुनावी मैदान में है। तो ये मुकाबला को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। हर सीट पर हम विवेचना करेंगे और डाल्टनगंज की सीट को किस रूप में देख रहे हैं आप, क्या यहाँ ट्रायंगुलर फाइट नजर आ रही है? जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया अब ये साफ हो गया है कि डाल्टनगंज में जो फाइट होगी वो त्रिकोणीय ही होगी और यहाँ पर आलोक चौरसिया को अगर अपनी सीट बचानी है तो उन्हें के त्रिपाठी के साथ साथ दिलीप सिंह नामधारी को भी अपने पीछे रखना होगा। देखिए दिलीप सिंह नामधारी ने एक अच्छा चुनाव लड़ा है। इंदर सिंह नामधारी जो है उनके चुनाव प्रचार में अपने आप को उन्होंने झोंक रखा है और उनको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है दोनों ही तरफ से। और दिलचस्प बात यह है कि चूंकि वो पहले भाजपा में भी रहे हैं इंदर सिंह नामधारी, तो भाजपा के भी कुछ वोट उनके हिस्से में आ रहे हैं और चूंकि ब्राह्मणों के साथ जो है उनका एक अलग रिश्ता रहा है जब वो राजनीति करते थे, तो कांग्रेस के भी जो कुछ वोट हैं वो दिलीप सिंह नामधारी को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि के त्रिपाठी जो है 2009 के बाद एक बार फिर से चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए ये बात तो है कि आलोक चौरसिया को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनके काम से खुश नहीं हैं। लेकिन एक बात और है कि उनका अपना जो कुछ वोट है वो वोट उनके पास हमेशा फिक्स रहता है। वो वोट पहले 25-26 हज़ार हुआ करता था, अब जो है वो थोड़ा सा अगर मान लीजिए कम भी होता है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, तो वो उनके 20,000 वोट मान लीजिए और फिर इस पर जो भाजपा का वोट जो है वो आ जाता है, तो फिर वो मुख्य मुकाबले में आ ही जाते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला आपको डाल्टनगंज में देखने को मिलने वाला है, आलोक चौरसिया, के त्रिपाठी और आपको दिलीप सिंह नामधारी के बीच में। चलिए, तो दिलचस्प मुकाबला डाल्टनगंज में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पांकी की। पांकी की जंग इस बार क्यों दिलचस्प नजर आ रही है? यहाँ के कैंडिडेट के बीच में किस तरह का मुकाबला है? क्या यहाँ निर्दलीय कोई कमाल कर दिखाएंगे? कुशवाहा शशिभूषण मेहता यहाँ से फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी की टिकट पर, तो कांग्रेस ने लाल सूरज पर भरोसा जताया है। वहीं एक निर्दलीय देवेंद्र सिंह भी यहाँ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। रंजन जी, पांकी की सीट में कैसे तस्वीर बदलती हुई क्या नजर आ रही है? देखिए पांकी की सीट अब हॉट सीट बन गई है और डाल्टनगंज के अलावा पलामू प्रमंडल की ये एक और सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। और ये त्रिकोणीय मुकाबला है कुशवाहा शशिभूषण महतो, लाल सूरज और बिट्टू सिंह के बीच में। बिट्टू सिंह का टिकट कटा है और इस वजह से वो बागी बन गए और बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि टिकट कटा तो एक सहानुभूति का वोट भी उनकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ लाल सूरज जो कि इस बार पूरा जोर लगा रहे हैं और हाथ के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी पूरी कोशिश है कि वो पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ें और जीत हासिल करें। लेकिन देखिए शशिभूषण मेहता को यहाँ पर थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिख रहा है कि अगर वोट जो विपक्ष के वोट हैं, मतलब भाजपा के जो खिलाफ वोट पड़ते हैं, अगर उसमें बंटवारा होता है लाल सूरज और बिट्टू सिंह के बीच में, तो मुझे लगता है कि कुशवाहा शशिभूषण मेहता के लिए रास्ता यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो ये एक बात है। लेकिन बिट्टू सिंह के पिता जो विदेश सिंह थे, उनकी एक छवि इस क्षेत्र में रही थी और वो कई बार यहाँ से चुनाव जीते। इसी तरह से
जो लाल सूरज के पिता हैं मधु सिंह, वो मंत्री भी रहे राज्य सरकार में, तो वो एक फैमिली लिगेसी लेकर ये दोनों चल रहे हैं। और सामने हैं आपको कुशवाहा शशि भूषण मेहता। तो एक ट्रायंगुलर फाइट आपको पाकी में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप ये चीज देखें तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के जो वोटर्स होते हैं उनकी संख्या काफ़ी अच्छी है, लगभग 28.5% शेड्यूल कास्ट के वोटर्स होते हैं। तो उनके वोट का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो वोट किस तरफ जाता है। लाल सूरज ओबीसी वोटों में कितनी सेंधमारी करते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। और ट्राइबल वोट्स जो है वो किसको जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो मुस्लिम वोट इस क्षेत्र में 16% है वो किसको जाएगा, लाल सूरज को या बिट्टू सिंह को, या जो यहाँ पर मुमताज अहमद खान चुनाव लड़ रहे हैं उनको जाएगा। अगर यहाँ पर इन वोटों में बंटवारा होता है तो फिर शशि भूषण मेहता के लिए काम आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए किस तरह अब जैसे जैसे अब वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, चुनावी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, हुसैनाबाद की बात करते हैं। हुसैनाबाद में अब चुनाव प्रचार के अंतिम पड़ाव पर अंतिम दिन तक में क्या तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है रंजन जी? कमलेश सिंह, संजय यादव, शिवपूजन मेहता के बीच में क्या त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर कहीं हवा एक तरफ बह रही है? देखिए, पलामू प्रमंडल की एक और सीट जहां ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है। आमतौर पर पूरे राज्य में आप देखिए तो आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन पलामू प्रमंडल की कई सीटें ऐसी हैं जहां ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिलेंगी। और उसी में से एक सीट जो है वो हुसैनाबाद की सीट है। और यहाँ पर कमलेश सिंह जो कि पिछली बार एनसीपी के टिकट पर जीते थे, इस बार बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी वजह से बीजेपी के दो बागी बन गए हैं, विनोद सिंह और कर्नल संजय। अब वो कमलेश सिंह का कितना नुकसान करते हैं ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बात की आशंका बीजेपी को है। इसलिए सुनने में ये आ रहा है कि 11 तारीख को योगी आदित्यनाथ की सभा भी यहाँ पर जो मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है वहां पर रखी जाएगी। इसके अलावा चिराग पासवान की सभा भी की गई है। तो इस तरह की बातें जो है वो देखने में आ रही हैं। यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो कमलेश सिंह और सामने जो है आरजेडी के संजय कुमार सिंह यादव रहेंगे। लेकिन बीएसपी ने कुशवाहा शिवपूजन मेहता को जो है वो टिकट दिया है इस बार। और इसमें एक कॉम्बिनेशन या एक इक्वेशन बनता हुआ दिखता है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो जो महतो चौधरी मेहता हैं उनके 11-12% वोट हो जाते हैं। और यहां शेड्यूल कास्ट के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग 35% के आसपास है, 34.79। तो ये बीएसपी को सूट करता है कि वो एससी के ज्यादा वोट निकाल ले और फिर जो ये कुर्मी कोयरी कुशवाहा के वोट हैं उसको अपने तरफ कर ले, तो उसका काम बन जाता है। ऐसा ही 2014 में कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने किया था, तब वो बीएसपी के टिकट पर लड़े थे। जबकि जो संजय कुमार सिंह यादव हैं वो माई समीकरण पर जो है वो निर्भर हैं। मुसलमानों के 14.1% और यादव के 8% वोट जो है वो अपने पाले में करना चाहते हैं। कमलेश सिंह का अपना गणित है, उनको भाजपा के वोटों का भरोसा है और अपने वोटों का तो भरोसा है ही। लेकिन जो ये सभाएं होती हैं बागी उनका कितना नुकसान करते हैं इस पर जो है हुसैनाबाद का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो एक और ट्रायंगुलर फाइट पलामू प्रमंडल में, वो हुसैनाबाद में ये तय है कि ये कमलेश सिंह जो कि बीजेपी से इस बार लड़ रहे हैं, संजय सिंह यादव जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और कुशवाहा शिवपूजन मेहता जो कि बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, इन तीनों के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला देखना होगा। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारता है ये हमें 23 नवंबर को पता चलेगा। तो चलिए देखिए हुसैनाबाद की भी जंग आखिर क्यों दिलचस्प बन गई है, क्यों यहाँ पर अब ट्रायंगुलर फाइट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जनता को तय करना है, अब एक आखिरी मौका कुछ घंटों का बचा हुआ है जनप्रतिनिधियों के पास, वो किस तरह अब जनता के दिल पर राज कर पाते हैं और उसके बाद जनता डिसाइड करेगी कि उन्हें किसे जिताना है, किसे अपने क्षेत्र की कमान सौंपनी है। बढ़ते हैं आगे और पलामू प्रमंडल की एक और सीट की बात करते हैं। ये सीट है छतरपुर की सीट। छतरपुर की सीट में क्या खास है,
क्या यहाँ राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस की टिकट से इस बार चुनावी मैदान में है तो कोई कमाल करते हैं, या फिर से पुष्पा देवी यहाँ पर जीत के आती हैं बीजेपी की टिकट पर? तो वहीं जेल केम ने भी यहाँ पर पृथ्वीराज को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये जो 3 प्रत्याशी हैं, क्या इनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है, या फिर यहाँ फिर से कमल खिलेगा, या फिर कमल हटाकर यहाँ पंजा दिखेगा? कैसा मुकाबला दिख रहा है रंजन जी इस सीट पर? देखिए, छतरपुर का मुकाबला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। राधा कृष्ण किशोर जो है वो कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और आपको बताऊं कि जो राधा कृष्ण किशोर हैं वो यहाँ से अक्सर जो है एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव जीतते हैं। जैसे 1985 में जीते, तो फिर 90 में नहीं जीते, फिर 95 में जीते, तो अल्टरनेट इलेक्शन वो जीतते हैं छतरपुर में, जो इतिहास कहता है, जो आंकड़े कहते हैं। तो चूंकि वो 2019 का चुनाव हारे हैं, तो इस बार जो है इतिहास के अनुसार उनकी बारी आ सकती है। वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या समीकरण फेवर करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, वो उनकी एक पहचान इस क्षेत्र में रही है, क्योंकि 1980 से वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1980 में भी वो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, फिर 85 में जीते, 95 में जीते, 2005 में जीते। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो वो कई बार यहाँ से चुनाव आपको जीतते रहे हैं छतरपुर से। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी कोशिश होगी कि वो यहाँ पर जो है एक और जीत हासिल करें। पुष्पा देवी ने पिछली बार लगभग 40% वोट लाए थे, और उनका भरोसा ये है कि पिछली बार जेवीएम को यहाँ 9.5% वोट मिला था, और आजसू को भी 9.8% वोट मिला था। तो ये जो 19-19.5% वोट है वो भी उनकी तरफ आए। क्या ऐसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच ये वो एक सीट है जहां इंडिया का गठबंधन टूट गया है, चूंकि यहां पर आरजेडी के प्रत्याशी विजय भी जो हैं वो खड़े हैं, विजय कुमार राम, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो कितना नुकसान करते हैं या वो मुख्य मुकाबले में आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी हैं राधा कृष्ण किशोर और विजय राम, इनको पहले आपस में ही मुकाबला करना होगा कि कौन पुष्पा देवी के नियरेस्ट राइवल बनते हैं, और फिर उसके अनुसार ही वोटों का जो है आपको बंटवारा होना है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए तो जो मुस्लिम है वो 10.6% हैं, राजपूत वोटर्स यहां पर 13.6% हैं, यादव 12.1% है। तो जो आरजेडी का भरोसा है वो एमवाई मुस्लिम 10.6 और यादव 12.1%। यहाँ पर वैश्य वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं। और अगर आप देखिए तो जो महतो चौधरी मेहता होते हैं वो 6% के आसपास हैं, ब्राह्मण भी 2.5 से 3% के आसपास हैं। लेकिन एससी जो कि हम दलित आबादी की बात करते हैं वो 29.07%, मतलब 29% के आसपास हैं। अब दिक्कत यहाँ पर एसटी वोटर्स के साथ भी है। आमतौर पर वो जेएमएम जिसका समर्थन करता है या जेएमएम को वोट करते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन यहाँ पर चूंकि गठबंधन के दोनों ही दल हैं तो उनके सामने भी एक संशय की स्थिति है कि वो किसे वोट करें, और यही कंफ्यूजन मुस्लिम वोटर्स के अंदर भी है। तो अब जो ये एक फाइट बन रही है यहाँ पर भी ट्रायंगुलर फाइट बनती हुई दिख रही है। अब देखना यह है कि इस ट्रायंगुलर फाइट में जो इतिहास रहा है छतरपुर का कि अल्टरनेट इलेक्शन में राधा कृष्ण किशोर आ जाते हैं तो वो आते हैं, या एक और बात रही है कि यहाँ पर विधायक अपने आप को झारखंड बनने के बाद रिपीट नहीं कर पाए हैं, तो क्या वो परिपाटी चलती है, या इस बार जो है पुष्पा देवी उस परिपाटी को तोड़ते हुए लगातार अपने लिए दूसरी पारी निकालती है। ये 23 नवंबर को पता चलेगा। चलिए, तो अब जनता के हाथ में कमान है और जनता के हाथ में वो पावर है, और उस पावर का इस्तेमाल जनता 13 नवंबर को करेगी और अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी। बढ़ते हैं आगे, और ये सीट है विश्रामपुर की सीट। विश्रामपुर की सीट में मुकाबला इस बार कैसा नजर आ रहा है? रामचंद्र चंद्रवंशी फिर से बीजेपी की टिकट पर, तो सुधीर कुमार चंद्रवंशी हैं कांग्रेस की टिकट पर इस बार, और नरेश प्रसाद आरजेडी के कैंडिडेट भी यहाँ चुनावी मैदान में है। तो क्या इंडी गठबंधन की 2 पार्टियां जब चुनावी मैदान में है तो इसका फायदा फिर से रामचंद्र चंद्रवंशी उठाएंगे, या फिर यहां पर कोई और कमाल हो पाता है? रंजन जी, क्या लग रहा है इस बार विश्रामपुर में जो फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है इससे कहीं तीसरे को फायदा तो नहीं होगा? देखिए, विश्रामपुर में अभी तक जब हम पलामू प्रमंडल की सीटों की बात कर रहे थे तो
लग रहा था कि ट्रायंगुलर फाइट है। अब विश्रामपुर एक सीट है जहां पर आपको ट्रायंगुलर फाइट नहीं दिखेगा, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं दिखेगा, बल्कि यहां बहुकोणीय मुकाबला दिखेगा। यहां पर सिर्फ 3 लोग फाइट में नहीं है, यहां पर सारे समीकरण जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगी आपस में एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश प्रसाद सिंह आरजेडी के टिकट पर पिछली बार 14.7% वोट लाने में सफल रहे थे, और यहां से कांग्रेस ने भी जो है सुधीर कुमार चंद्रवंशी को मैदान में उतार दिया है। लेकिन यहां पर आप बीएसपी के राजेश महतो को दरकिनार नहीं कर सकते। पिछली बार वो दूसरी पोजीशन पर थे, 32,000 वोट लाए थे और 17% वोट भी लेकर वो आए थे। और यहां पर जो आपको बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो रामचंद्र चंद्रवंशी हैं, 4 बार यहां से चुनाव जीतने में वो सफल रहे हैं। लेकिन विश्रामपुर में भी एक ट्रेडिशन रहा है कि यहाँ मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो होती रही है, और इस बार का चुनाव भी उससे अलग नहीं है। तो इस बार भी रामचंद्र चंद्रवंशी, नरेश प्रसाद सिंह, सुधीर कुमार चंद्रवंशी, राजेश महतो, अंजू सिंह, जागृति दुबे, इतने लोगों के बीच जो है ये मुकाबला है। मतलब कि अगर किसी ने 25% वोट भी ले आए तो उसकी जीत हो सकती है। पिछली बार रामचंद्र चंद्रवंशी जो है वो 21.4% वोट पर चुनाव जीत गए थे। तो कोशिश ये है सारे प्रत्याशियों की कि एक बार जो है वो 50,000 वोटों का आंकड़ा अगर टच कर लेते हैं तो जीत उनकी हो सकती है। तो जब इतने कॉर्नर खुल जाते हैं जहां 25% पर परिणाम आने की संभावना है, तो वहां तो आप भविष्यवाणी करने का कोई जोखिम उठा ही नहीं सकते। तो ये इतने प्रत्याशी हैं, इनमें से अब कौन बाजी मारता है ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो एक बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा विश्रामपुर की सीट पर। बढ़ते हैं आगे, और ये सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि हेमंत कैबिनेट के मंत्री इस सीट पर चुनावी मैदान में है। और ये सीट है गढ़वा की सीट, जहां मिथिलेश ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी के टिकट से यहां पर ताल ठोक रहे हैं, और इसके अलावा सपा की टिकट पर गिरिनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में है। काफी कद्दावर ये भी नेता रहे हैं। तो ऐसे में क्या त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर बन पा रहा है, या फिर मिथिलेश ठाकुर यहां से आसानी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं? रंजन जी, कैसा मुकाबला नजर आ रहा है? क्या लगता है कि मिथिलेश ठाकुर के लिए अब राहें इतनी आसान होंगी? उस रास्ते पर साइकिल भी चल रही है, उस रास्ते पर कमल भी है। जी देखिए, अब चूंकि जिस रास्ते पर मिथिलेश ठाकुर चल रहे थे उसी पर साइकिल भी चलने लगी है, तो थोड़ा ट्रैफिक तो हो ही जाता है। और जब ट्रैफिक होती है तो आपकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, और ऐसी ही चीज़ जो है वो गढ़वा में देखने को मिल रही है। गिरिनाथ सिंह के चुनाव लड़ने से मिथिलेश ठाकुर को निश्चित तौर पर जो है वो थोड़ा बहुत नुकसान दिख रहा है। अब ये नुकसान कितना बड़ा है ये तो जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। हालांकि पिछली बार की अगर हम बात करें तब मिथिलेश ठाकुर जो है वो 44.46% वोट लाने में सफल रहे थे। अगर इस बार इतने वोट वो ले आते हैं तो फिर से वो जीत सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि गिरिनाथ सिंह के आने से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि एक आंकड़ा जो है वो ये कहता है कि जब जब गिरिनाथ सिंह यहाँ पर चुनाव लड़े हैं और मिथिलेश ठाकुर भी अगर उस चुनाव में रहे हैं तो मिथिलेश ठाकुर तीसरे नंबर पर गए हैं। तो ये एक चीज उनके लिए चिंता पैदा करने वाली बात है। लेकिन एक बात यह है कि तब वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे गिरिनाथ सिंह, इस बार वो सपा की साइकिल पर सवार हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ। दूसरी तरफ सत्येंद्र नाथ तिवारी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 2 बार यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं, वो अपने पुराने दिनों में किए गए कामों का बखान कर रहे हैं। तो मिथिलेश ठाकुर जो हैं उन्होंने जो अभी विकास के काम किए हैं उसकी चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप गिरिनाथ सिंह की बात कीजिए तो वो पुनर्वापसी के प्रयास में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो एक ट्रायंगुलर फाइट यहाँ बन गई है, और यहाँ पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो किस तरह से वोट करते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये देखिए तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% है, और दिक्कत यहाँ ये है कि अगर मुस्लिम वोट एक तरफ जो है कंसोलिडेट होता है किसी एक तरफ, तो नेचुरली एक काउंटर पोलराइजेशन बनने की संभावना जो है वो गढ़वा में बन गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और अगर वो मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है
तब भी बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। तो एक ट्रायंगुलर फाइट है, कांटे की लड़ाई है तीनों के बीच में। अब इसमें से बाजी कौन मारता है ये 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन ये तो आपको कहना होगा कि रास्ता जो है उतना सुगम दिख नहीं रहा है जितना कि चुनाव शुरू होने के पहले लग रहा था कि मिथिलेश ठाकुर आराम से ये सीट निकाल लेंगे। हो सकता है अभी भी निकाल लें, लेकिन उसके लिए अब उनको संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। माथे पर पसीने की बूंदें आप देख सकते हैं, ये मुश्किल काम है। शुरुआत में जो तस्वीरें होती हैं वो चुनाव प्रचार के बाद आखिरी वक्त आते आते बहुत सारी तस्वीरें बदल जाती हैं, तो इसलिए अब राहें किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं होने वाली। और झारखंड में इस बार तो नेक टू नेक फाइट तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों के सामने नजर आ रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे भावनाथपुर की। ये भी हॉट सीट है, इस पर भी नजर सबकी बनी रहेगी क्योंकि बीजेपी के फायरब्रांड नेता भानु प्रताप शाही इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं, जो अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब इस सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। भावनाथपुर की जनता इस बार किस पर भरोसा करेगी? क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है या फिर यहाँ पर भानु प्रताप शाही के लिए राहें आसान है? क्या लग रहा है रंजन जी? देखिए, भावनाथपुर की सीट पलामू प्रमंडल में जो अब तक हमने सीटों की चर्चा की उसमें हर जगह हमें त्रिकोणीय या मल्टी कॉर्नर मुकाबले दिखे। भावनाथपुर की सीट एक ऐसी है जहां बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। यहाँ पर बीजेपी के भानु प्रताप शाही हैं और उनके सामने हैं अनंत प्रताप देव, जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तीर कमान थामे ये भी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन यहाँ का जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प है और कांटे का मुकाबला है। दरअसल दोनों की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, दोनों की अपनी लोकप्रियता है, चाहे वो भानु प्रताप शाही हो चाहे आप अनंत प्रताप देव की बात कर लीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं भावनाथपुर के, उसमें किसी एक की है तो दूसरे में जो है वो किसी दूसरे की है। तो यहाँ पर इसलिए मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। इसमें बाजी कौन मारता है फिलहाल तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भानु प्रताप शाही हैं, जब से वो 2005 में चुनाव लड़े और जीते उसके बाद से 3 बार जीत चुके हैं। आज जीत का चौका लगाना चाहते हैं, लेकिन हर बार एक स्थिति होती थी कि एक तीसरी तरफ वोट कटता था, जो कि इस बार वो नहीं कट रहा है। सोगरा बीवी जो कि पिछली बार यहाँ पर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और 22.28% वोट लाकर दूसरे नंबर पर रही थी और अनंत प्रताप देव को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। तो इस बार जो है सोगरा बीवी और जो ताहिर अंसारी हैं वो अनंत प्रताप देव के साथ हो गए हैं और वो भी अनंत प्रताप देव के लिए ही वोट मांग रहे हैं। तो अब अगर जो बीएसपी को वोट मिले थे 22.28%, अगर वो वोट जो है अनंत प्रताप देव के साथ जुड़ जाता है तो जो अनंत प्रताप देव को 20.76% वोट मिले थे और जो सोगरा बीबी को 22.28% वोट मिले थे, अगर आप उन्हें जोड़िए तो वो 43% के आसपास आ जाता है। तो अगर इतने वोट मिलते हैं तो उनका काम आसान हो सकता है, लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसा तो है नहीं कि वो सारे के सारे वोट सोगरा बीवी के ही होंगे, क्योंकि उसमें से बीएसपी का अपना वोट भी होगा, ये आप मानकर चलिए। क्योंकि यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स हैं वो 26% से ज्यादा है, तो उनकी संख्या बहुत अच्छी है। जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो 14.37% हैं और मुस्लिम 14.5% हैं। तो देखिए, मुस्लिम और ट्राइबल वोटर्स को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश जो है वो अनंत प्रताप देव करेंगे। इसके अलावा स्वजातीय वोटरों का भी एक हिस्सा तो उनको मिलेगा ही। तो इस आधार पर वो जीत का दावा भी करते हुए दिखते हैं, लेकिन भानु प्रताप शाही की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। इस एरिया में यादव वोटर्स की भी संख्या अच्छी है और दिनेश प्रसाद निरहुआ की सभा भी अभी भानु प्रताप शाही ने करवाई है भवनाथपुर में, तो वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं। एक काउंटर पोलराइजेशन जैसी स्थिति जो है वो भवनाथपुर में भी बनती हुई दिख रही है। गढ़वा जिला के जो 2 सीटें हैं, गढ़वा और भवनाथपुर, इन 2 जगहों पर आप काउंटर पोलराइजेशन भी देख सकती हैं और अगर काउंटर पोलराइजेशन होता है तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी को फायदा हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर बीजेपी को एज मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी राहें इतनी आसान नजर नहीं आने वाली हैं। पलामू प्रमंडल की 2 सीटें बची हैं, मनिका और लातेहार।
तो मनिका पर पहले चर्चा कर लेते हैं। मनिका की चुनावी जंग इस बार कैसी है और क्या लग रहा है कि मनिका में कमल खिलेगा या फिर पंजा लहराएगा या फिर इन दोनों पर कैंची चलेगी? हरिकृष्ण सिंह हैं बीजेपी से यहाँ चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस से रामचंद्र सिंह यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, जबकि JLK ने भी यहाँ बलवंत सिंह चेरो को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब रंजन जी, ये जो मनिका की सीट है, यहाँ की जंग किस तरह नजर आ रही है? देखिए, जो मनिका की जंग है, अगर आमने सामने के होती तो फिर इस पर एक निष्कर्ष निकाला जा सकता था, क्योंकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वहां पर कांग्रेस ने 1,500 वोटों के आसपास से इस सीट से लीड ली थी। लेकिन परेशानी जो है रामचंद्र सिंह के लिए ये है कि जो जिला अध्यक्ष थे मुनेश्वर उरांव, वो बागी बनकर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि मुनेश्वर उरांव इससे पहले 2014 में भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और तब उन्होंने 21.69% वोट लाए थे। तो एक बात यह है कि वो कितना नुकसान जो है वो करते हैं। इसके अलावा पिछली बार जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे रघुपाल सिंह, बाद में उन्होंने RJD ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब RJD को ये सीट नहीं जा रही है तो वो भी साइकिल पर सवार हो गए और वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर इन दोनों ने रामचंद्र सिंह के वोट काट लिए तब फिर वैसी परिस्थिति में हरिकृष्णा सिंह के लिए जो राह है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है। आमने सामने की लड़ाई आप यहां पर देख सकती हैं। अगर हम पिछली बार की बात करें तो रामचंद्र सिंह को 74,000 के आसपास वोट मिले थे, 49.27%, 16,240 वोटों से वो जीते थे। तब उन्होंने बीजेपी के रघुपाल सिंह को हराया था। तो अब अगर आप देखिए यहां पर कि अगर रघुपाल सिंह जो कि SP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुनेश्वर उरांव जो कि बागी बनकर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इन दोनों ने अच्छी संख्या में वोट काट लिए तब फिर जो है मनिका में बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन अगर कंसोलिडेट होकर एक तरफ रामचंद्र सिंह के ऊपर वोट गया तो ऐसी परिस्थिति में यह सीट कांग्रेस को भी जा सकती है। यहां पर देखिए जो आदिवासी वोटर्स हैं वो लगभग 58.5% से भी कुछ ज्यादा ही हैं और जो शेड्यूल कास्ट हैं वो भी लगभग 16% के आसपास हैं। तो अगर आप यहां पर इस चीज को देखिए तो ये लगभग 74% के आसपास का आंकड़ा पहुंच जाता है, प्लस मुस्लिम भी 10.6% हैं। तो समीकरण के लिहाज से ये कांग्रेस को सूट करती हुई सीट दिखती है, लेकिन चूंकि बागी खड़े हैं और अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो उसका लाभ जो है वो हरिकृष्णा सिंह को मिल सकता है। चलिए, तो कहीं भी जंग कोई भी आसान नहीं होती और मुकाबला बेहद दिलचस्प होता है। और अब जब चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है और उस वक्त दिलचस्प सीटों पर मुकाबला नजर आने लगा है। चलिए, अब पलामू प्रमंडल की एक और आखिरी सीट लातेहार पर हम बात कर लेते हैं। लातेहार का मुकाबला इस बार क्या दिलचस्प है, क्योंकि देखिए JMM से वैद्यनाथ राम इस बार चुनावी मैदान में है और वो हेमंत कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए हैं आखिरी वाली कैबिनेट में, और बीजेपी से प्रकाश राम यहाँ पर चुनावी दंगल में है। तो अब इन दोनों के बीच में जंग कैसी है? ये दोनों हमेशा से क्या यहाँ चुनावी मुकाबले में रहे हैं? जनता का मिजाज क्या रहा है? इस बार कौन यहाँ बाजी मार सकता है? लातेहार की सीट पर क्या कहेंगे रंजन जी? मुकाबला अब चुनाव प्रचार के बाद अब किस तरह का नजर आ रहा है जब जनता वोट देने जाएगी अब कुछ घंटों के बाद? देखिए, लातेहार की सीट जो है वो भी बहुत दिलचस्प सीट हो गई है और यहाँ का जो इतिहास है वो देखिए तो रेगुलर दूसरा टर्म किसी को मिलता नहीं है। खास करके अगर हम 2000 से देखें या उससे पहले भी हम जाएं तो वो किसी को दूसरा टर्म मुझे दिखता नहीं है कि रेगुलर दूसरा टर्म मिले। अगर 2000 में आप देखिए कि वैद्यनाथ राम जीते तो फिर 2005 में प्रकाश राम जीते। तो वैद्यनाथ राम और प्रकाश राम के बीच एक ट्रेडिशनल राइवलरी यहाँ को देखने को मिलती है। तो फिर 2009 में वैद्यनाथ जीते तो 14 में प्रकाश राम जीते, फिर 2019 में वैद्यनाथ जीते। तो टर्म के हिसाब से इस बार प्रकाश राम की बारी आती है। लेकिन क्या है यहाँ की स्थिति ये जानना जो है वो दिलचस्प है। वैद्यनाथ राम जो कि
झारखंड सरकार में अभी मंत्री हैं, हालांकि उनको मंत्री के तौर पर काम करने का बहुत अवसर नहीं मिला, लेकिन ये सीट इसी वजह से हॉट सीट की कैटेगरी में आ गई है। अगर आप यहाँ पर एक चीज देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो एसटी आबादी है वो 33.71% है और जो मुस्लिम आबादी है वो 12.1% है, और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट जो है वो 26.44% है। तो इन तीनों के वोटों का बंटवारा किस तरह होता है, परिणाम उसी पर निर्भर करता है। देखिए, मुस्लिम वोट तो आप मानकर चलिए कि बैजनाथ राम के पास जाएगा। जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें दोनों का अपना चंक होगा, बड़ा चंक जो है वो बैजनाथ राम का होगा क्योंकि वो जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट में सभी अपने अपने हिस्से का वोट निकालेंगे, लेकिन जो प्रकाश राम है उनको अन्य वोटों पर भरोसा है। यहाँ पर राजपूत के जो संख्या है वो ज्यादा है, तो उनके वोटों की अगर आप बात कर लीजिए, यादव वोट यहाँ पर आपको अच्छे हैं, वैश्य वोटर्स हैं, तो उन सारे वोटों को जो है प्रकाश राम अपने पाले में करना चाहेंगे। एक और प्रत्याशी हैं यहाँ से, जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं संतोष कुमार पासवान, 2019 में भी चुनाव लड़े थे और तब 16,000 वोट लेकर आए थे। तो क्या जो उन्होंने टेम्पो 2019 में हासिल की थी, क्या 24 तक बनी हुई है? और अगर बनी हुई है तो जो वो कैंची लेकर उतरे हैं तो वो किनके वोटों पर चलाएंगे अपनी कैंची, ये देखना दिलचस्प होगा और परिणाम बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। तो एक टाइट फाइट यहां पर भी आपको देखने को मिलने वाला है मंत्री बैजनाथ राम और प्रकाश राम के बीच में। चलिए, तो ये मुकाबला है लातेहार का, और लातेहार में अब जनता किसे चुनती है, क्या मंत्री बनने का फायदा बैजनाथ राम को एक बार फिर से मिलता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।